सदस्य लगभग कोरोना से संक्रमित हो गए थे। घर में एक पैनिक की स्थिति बनते जा रही थी, लेकिन मैंने धैर्य से काम लिया। सभी सदस्यों को मैंने हंसाना शुरू किया, उनको बहलाना शुरू किया, उनसे दूरी तो बनाए रखी, मास्क का इस्तेमाल किया, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस नहीं रखा। उन सबों के साथ बात करना, समय पर उन लोगों को खाना दिलवाना, आयुर्वेदिक दवाएं कुछ जैसे नींबू, दूध, हल्दी आदि, लहसुन इत्यादि का प्रयोग जो होता है वो कराते रहा। कुछ इंग्लिश मेडिसिन्स जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए थे, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, लिमसी, कुछ जिंक से संबंधित दवाएं, ये भी चालू रखी। और सबसे बड़ी बात थी कि उन लोगों को हमेशा खुश रखना शुरू किया। फिजिकल डिस्टेंस रखा, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस नहीं रखा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, भय नहीं करें। कोरोना एक वायरस है, जिस तरह से आम वायरस होता है। हंसते खेलते रहिए, मोरली बूस्टअप रहिए, आपको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। DTV भारत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में चैनल के रूप में लॉन्च राजद में शामिल होने जा रहे हैं जदयू के पूर्व विधायक मनजीत सिंह का यू टर्न, सीएम के साथ बैठक के बाद बदला इरादा। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने ही सरकार की खोली पोल, मंत्रियों ने पैसे लेकर किया ट्रांसफर पोस्टिंग। मंत्री मदन सहनी की तरह जीतन राम मांझी भी नौकरशाही से परेशान, मंत्रियों विधायकों की कुछ नहीं चलती। 3 जुलाई को पटना नगर निगम चलाएगा प्लास्टिक मुक्त शहर अभियान, लोगों को कपड़े के बैग देकर की जाएगी शुरुआत। और बिहार में मौसम का फिर बदला मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया 21 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। आरजेडी में शामिल होने जा रहे जदयू के पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने अब यू टर्न ले लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक खत्म होने के बाद मनजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना है और अब हमारी सभी नाराजगी खत्म हो गई है। हम जनता दल से यू में दोबारा वापस करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। तो बता दें आपको कि इससे पहले मनजीत सिंह जो हैं वो तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके थे और 3 तारीख को वो आरजेडी में शामिल भी होने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना वापस आने के बाद उन्होंने उनसे मुलाकात की और जब बाहर निकल कर आए तो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी जो बातें थी उनको नीतीश कुमार ने ध्यान से सुना है और अब वो जदयू में ही बने रहेंगे और आरजेडी में शामिल होने के जितने भी कयास थे और जो उन्होंने पहले कहा था उन सबको उन्होंने खंडित किया, उन सबको उन्होंने खारिज करते हुए ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो जदयू में ही बने रहेंगे। तो आपको बता दें कि जदयू के पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने हाल ही में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। ऐसी चर्चा थी कि मनजीत सिंह 3 जुलाई को आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर निषेध मौजूद है। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे कि मनजीत सिंह ने पहले ये ऐलान किया कि वो आरजेडी में शामिल होंगे, लेकिन जब नीतीश कुमार से मुलाकात हुई तब उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। हाँ बिल्कुल, देखिए आरजेडी में शामिल होने के चर्चाओं के बीच जदयू के जो पूर्व विधायक हैं मनजीत सिंह, उन्होंने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और जिस तरीके से आरजेडी में शामिल होने की खबरें निकल के सामने आ रही थी तो उन खबरों को अब उन्होंने झुठला दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही मुख्यमंत्री को इस बात की पता चली तो मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को इस काम में लगा दिया और अपने नेता को उनको मनाने की कोशिश की गई, क्योंकि जब खबरें आई थी कि मनजीत सिंह आरजेडी का दामन थामेंगे तो उस वक्त नीतीश कुमार का इलाज भी चल रहा था, ऑपरेशन होना था दिल्ली में, वो बिहार में नहीं मौजूद थे।
लेकिन जैसे ही वो बिहार पहुंचे और उनको इस बात की जानकारी मिली, इसके बाद उन्होंने अपने मंत्री को इस काम में लगा दिया और रातों रात गोपालगंज लेसी सिंह पहुंचती है और मंजीत सिंह को मनाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद लेसी सिंह कल पटना पहुंचती है मंजीत सिंह को लेके और नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात होती है मंजीत सिंह की। और उसके बाद जब मंजीत सिंह बाहर निकलते हैं तो वो साफ कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके राजनीतिक पिता हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अपना और कार्यकर्ता का दर्द उनसे बयां किया है और साफ उन्होंने कहा कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उनको अगर टिकट मिलता तो वो आज जदयू से विधायक होते, लेकिन उनको निर्दलीय चुनाव में उतरना पड़ा क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से उनको टिकट उस समय नहीं मिला था। और साफ उन्होंने कहा है कि मेरी सारी नाराजगी दूर हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बंद कमरे में बात हुई है नीतीश कुमार से, उसके बाद मंजीत सिंह की सारी नाराजगी दूर हो गई है, क्योंकि जदयू के पूर्व विधायक रह चुके हैं मंजीत सिंह और हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। तो ये खबरें सामने आ रही थी कि आरजेडी का वो दामन थामेंगे 3 जुलाई को, लेकिन इन सब के बीच उन सभी बातों को उन्होंने झुठला दिया और क्लियर कर दिया है कि वो अब नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। घर पे मनाने पहुंची थी मंत्री लेसी सिंह उनके, नीतीश कुमार के कहने पर ही मंत्री लेसी सिंह और नेता जय कुमार सिंह मंजीत सिंह से मिलने रातों रात बैकुंठपुर पहुंचे थे, जो कि गोपालगंज जिले में पड़ता है और मंजीत सिंह का घर भी वहीं पे है। तो निषेध ये माना जा रहा है कि जो मंजीत सिंह हैं वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, इसीलिए नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि किसी तरीके की कह ले कि मंजीत सिंह के मन में कोई मलाल रहे, कोई खटास रहे, जिसको दूर करने के लिए रातों रात ये पूरा सेटअप तैयार किया गया और रातों रात गोपालगंज के लिए रवाना हुए बड़े नेता और उनके बाद मंजीत सिंह को मनाने की कयास जो है वो तेज हुई और इसके बाद मंजीत सिंह आखिरकार मान ही गए। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता हैं और जदयू के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और इस वक्त जो बिहार की राजनीति है वो काफी गर्माई हुई है, जहां नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। तो नीतीश कुमार अभी कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए वो हर वो कदम उठा रहे हैं जो उनको अभी उठाना चाहिए। और साफ एक डर भी दिख रहा है कि सरकार गिरने का अल्टीमेटम तेजस्वी ने दे दिया और लालू प्रसाद यादव के बाहर आने के बाद तेजस्वी की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं दोगुनी हो गई है। लालू प्रसाद का भी सजेशन मिल रहा है उनको किस तरीके से बिहार में पार्टी को चलाना है, किस तरीके से मजबूती बनानी है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अभी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। इसी का नतीजा है कि रातों रात वो अपने मंत्री को भेजते हैं और मंजीत सिंह को मनाने की कवायद तेज शुरू हो जाती है और मंजीत सिंह को मना लिया जाता है। खबरें ये थी कि 3 जुलाई को वो आरजेडी का दामन थामेंगे, लेकिन अब जो सस्पेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है और मंजीत सिंह ने क्लियर कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के ही साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नेपाल में आफत की बारिश शुरू हो गई है और फिर लाल निशान पर बागमती और गंडक नदी उफान के बाढ़ क्षेत्र में दहशत मचा रही है। बता दें आपको कि अलर्ट मोड पर अधिकारी बागमती के जलस्तर में 94 जो सेमी है वो दर्ज की गई है बढ़ोतरी और बढ़ोतरी जलस्तर को देखते हुए लोगों में काफी ज्यादा दहशत है। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नेपाल में आफत की बारिश शुरू हो गई है और लगातार जो गंडक का जलस्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है और लाल निशान के ऊपर बागमती और गंडक पहुंच गई है। तो लगातार ये जो नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश का असर है और जिसकी वजह से ये तमाम जो देखने को मिल रहा है कि बागमती का जलस्तर लगातार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो नेपाल से ये आफत शुरू हुई है और ये आफत की बारिश लगातार बिहार में भी कहर मचा रही है। बता दें आपको कि गंडक का जलस्तर 21 सेमी का उछाल उसमें दर्ज किया गया है। इसके कारण साहेबगंज और पारू में पानी चढ़ रहा है। हालांकि दोनों जगह पर नदी अपने बांध के बीच में बह रही है। बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बुधवार को भी लगातार वृद्धि देखी गई। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि उफान से बाढ़ क्षेत्र में दहशत है और अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, लगातार जो ये बारिश है वो कोहराम मचा रही है और लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से कल भी पटना, राजधानी पटना समेत जो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कई जगहों पर बारिश हुई है और भारी बारिश हुई है, रात भर बारिश होती रही है और फिर स्थिति खराब हो रही है। देखिए लगातार मौसम विभाग इसको लेकर अलर्ट जारी करते रहा है और
अब अगर बात करें बाढ़ की या फिर नेपाल में जिस तरीके से बारिश हो रही है या फिर आफत की जो बारिश होनी शुरू हो गई है, इससे कहीं ना कहीं बिहार एक बार फिर से परेशानी में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए उत्तर बिहार अक्सर ये देखा गया है कि हर साल कह दीजिए या 1-2 साल के अंतराल पर कह दीजिए वहां बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है और स्थितियां खराब हो जाती हैं, चाहे वो बात जनजीवन को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर हो, अनाजों को लेकर हो, फसलों को लेकर हो, खेतों को लेकर हो या फिर जिस तरीके से भी हो, सड़कों को हो, मतलब आर्थिक से लेकर किसानों तक की हर तरीके से परेशानी होती है और नुकसान ही नुकसान होता है, जान माल का भी नुकसान होते रहा है। इस बार भी स्थितियां ठीक नहीं नजर आ रही हैं और इसको लेकर जो जल संसाधन विभाग है उसने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। खास करके जो कोसी का इलाका है, जो जहां कोसी का कहर हमेशा देखने को मिलता रहता है और जैसे ही नेपाल में आफत की बारिश शुरू होती है और वैसे ही बिहार की स्थितियां खराब हो जाती हैं, क्योंकि नेपाल फिर पानी छोड़ देता है, बिहार की तरफ पानी वो आता है और फिर चाहे वो मोतिहारी का इलाका हो या फिर आपको दरभंगा का इलाका हो या फिर अररिया का इलाका हो, किशनगंज का इलाका हो, गोपालगंज का इलाका हो, ये तमाम जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं मोतिहारी या बात कर लें, गोपालगंज की बात कर लें या फिर बेतिया की बात कर लें, ये तमाम वो इलाके फिलहाल है जहाँ कई जो जगह है, कई गाँव जो हैं वहाँ पर बाढ़ का पानी आ गया है, स्थितियाँ थोड़ी सी खराब हो रही हैं, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं और किस तरीके से इसको रोका जाए, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। लगातार इस पर काम किया जा रहा है। पूजा, बिल्कुल, तो अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है 21 जिलों को और तमाम जिस तरीके से तैयारियां हैं उसको भी लेकर के अलर्ट कर दिया गया है। अविनाश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अधिकारियों को क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि लोग जो हैं वो जो गंडक के पास रहते हैं उनको क्या उनके पलायन की कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या उनके रहने की कोई व्यवस्था की गई है अभी तक? देखिए जो लोग फिलहाल परेशान हैं, जिन लोगों को अब ये दहशत का माहौल में जीने की पड़ रहा है या फिर जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग अपने लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार या फिर प्रशासन के तहत पे ऐसे बहुत अधिक स्थान तो नहीं बनाए गए हैं जहां पर राहत शिविर कैंप कह लीजिए या फिर इस तरीके से बाढ़ के लिए राहत कैंप कह लीजिए, वैसा अभी बहुत ज़्यादा स्तर पर नहीं किया गया है। हाँ, एक आध 2 जगहों पर सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा इस तरीके से व्यवस्थाएं करने की बात निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक वैसी कोई स्थिति नहीं आई है, लेकिन स्थितियां खराब हो रही हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और जो जल संसाधन विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि अगर स्थितियां खराब होती हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था हो या फिर कोविड के प्रोटोकॉल का पालन की व्यवस्था हो, ये तमाम चीजों को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहने की बात कही गई है। पूजा जी, अविनाश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। अब प्री मानसून से लेकर अब तक राज्य में झमाझम बारिश हो रही है और जुलाई में भी राज्य में अच्छी बारिश होने के अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई में देश में सामान्य से 94 से लेकर 106% तक बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि राज्य में अच्छी बारिश हो रही है और प्रदेश में प्री मानसून के दौरान भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने 21 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए वहां के लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। तो बिल्कुल बिहार में भी मौसम विभाग जो है वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और 21 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। तो अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में भी लगातार जो ये मानसून का कहर है, मानसून है, वो देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन फिर से मानसून दस्तक दे चुका है। मानसून में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, अब 21 जिलों को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब बिल्कुल देखिए पूजा, जिस तरीके से मानसून की जो सक्रियता है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि मानसून समय से पहले बिहार आया है ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मानसून ने जब दस्तक दी थी तब से लगातार बारिश हो रही है और 1-2 दिन पीछे की बात कर ले वो उसको छोड़ दिया जाए तो लगातार बारिश हो रही है। आज भी अलर्ट जारी किया गया है। 22 जिले 21 जिलों के लिए अलर्ट ये जारी किया गया है और कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है तो कुछ जिलों के लिए भारी बारिश का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और मौसम विभाग ने ये कहा है कि कई ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, वज्रपात हो सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है और ऐसे अलर्ट लगातार मौसम विभाग जारी करता रहा है। कल भी अलर्ट जारी किया गया था कि पटना और उसके आसपास के इलाकों में बारिश होगी। साथ ही साथ कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें सीतामढ़ी हो या फिर पश्चिम चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, ये तमाम वो जिले थे जहां बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया था। और आज भी
तकरीबन 20 से अधिक जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और इसमें मौसम विभाग ने बताया है कि यहाँ पर हल्की से मध्यम और भारी भी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ वज्रपात की भी चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने दी है और लोगों से कहा है कि आप सतर्क रहिए। अगर बेहद जरूरी नहीं हो तो आप घरों से बाहर नहीं निकलिए। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मौसम एक बार देख लीजिए कि कैसा है। अगर बारिश हो रही है या बारिश की संभावना नजर आ रही है, आसमान में बादल नजर आ रहे हैं, तो आप घरों से बाहर फिलहाल नहीं निकलिए। देखिए उत्तर बिहार का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं पूजा, क्योंकि उत्तर बिहार में स्थितियां हमेशा खराब होती रही हैं और लगातार बारिश हो रही है और बारिश से भी कई जगहों पर जलमग्न हो रहे हैं, कई जगहों पर जो पानी भर जा रहा है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए अभी एक जो सामने आ रहे हैं आंकड़े, उसके तहत अगर बात करें तो गंडक नदी का जो जल स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है और लाल निशान से अब थोड़ा ही नीचे रह रहा है। और अगर बात कर दें बूढ़ी गंडक की तो वो भी लाल निशान से महज कुछ इंच नीचे बस बह रही है। मतलब वो अमूमन आप ये कह सकती हैं या ये कहना गलत नहीं होगा कि वो लाल निशान को छू दिया है उसने। और अगर बागमती नदी की बात करें तो वो भी लाल निशान के वो ऊपर बह रही है। तो देखिए खतरे का जो निशान होता है, जहां से नदियों का खतरे का निशान बताया जाता है कि यहां तक हैं तो सही है, यहां से ऊपर हैं तो अब ये खतरे वाली बात होती है। तो बागमती जो नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर है। बूढ़ी गंडक का भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और साथ ही साथ इसके अलावा गंडक की बात करें तो उसका भी जलस्तर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो छोटी मोटी नदियां हैं, जो पहाड़ी नदियां हैं, उसका भी जलस्तर बढ़ रहा है, जो वाकई में चिंता की बात है। और मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है लगातार बारिश का, ये कहीं ना कहीं और परेशानी बढ़ाने वाला है, क्योंकि जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए जल संसाधन विभाग ने भी कहा है और साथ ही साथ जिला प्रशासन खुद भी अलर्ट है कि किस तरीके से होता है। चाहे वो बात भागलपुर की कर लीजिए या पश्चिम चंपारण कर लीजिए, पूर्वी चंपारण की कर लीजिए, किशनगंज की कर लीजिए, अररिया की कर लीजिए, पूर्णिया की कर लीजिए, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बाढ़ का व्यापक असर देखने को मिलता रहा है और इन जिलों को अलर्ट मोड पर रहने की बात कही गई है। एक सवाल और है अविनाश, एक सवाल और है कि सरकार जो है कई समीक्षा बैठक करती है मॉनसून आने के पहले और हर बार बिहार में बाढ़ की स्थिति हो जाती है और हर बार सरकार की तरफ से जो है कहा जाता है कि तैयारियां हैं, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती हैं तो हर साल स्थितियां वही रहती हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर नजर क्यों नहीं डाल रही, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए ठोस कदम कोई है ही नहीं सरकार के पास और इसका कोई व्यापक उपाय है नहीं। ये बारिश जो होती है वो प्राकृतिक आपदा इसको कह लीजिए। हालांकि तैयारियां कहीं ना कहीं वैसे स्तर पर सरकार नहीं कर पाती है, वैसे व्यापक इंतजाम नहीं कर पाती है, इसमें फेल होती है और इसी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए बारिश ना तो सरकार करा सकती है और ना ही इसको रोक सकती है। बारिश को जब आना होगा तब बारिश आएगी, जब होना होगा तब होगी, नदियों का जलस्तर जब बढ़ना होगा तब बढ़ेगा। हालांकि इसको कहीं ना कहीं तटबंध बना के या फिर दूसरे उपाय करके, नदियों के गाद को साफ करके, इसके अलावा जो बाढ़ के लिए राहत शिविर होते हैं उसको बेहतर तरीके से बनाकर, वहां पर खाने पीने की उचित व्यवस्था कराकर, लोगों के लिए वो तमाम व्यवस्थाएं कराकर, मुआवजे देकर, ये तमाम वो उपाय हैं जिसको लेकर लोगों को राहत जरूर मिल सकती है और सरकार इस पर काम कर सकती है। हालांकि इस पर व्यापक स्तर पर कभी काम हुआ नहीं है और इसलिए स्थितियां उत्तर बिहार की वैसी ही रह जाती हैं। जब भी बारिश बहुत ज्यादा होती है या फिर नेपाल में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो स्थितियां बिहार की खराब हो जाती है। इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है और इस पर अगर सरकार काम नहीं करेगी तो इस बार भी स्थितियां बहुत सही नजर नहीं आ रही हैं, वो भी खराब हो सकती हैं। पूजा बिल्कुल अविनाश, तो जिस तरीके से लगातार मॉनसून का कहर लोग झेल रहे हैं, ऐसे में बेहद जरूरी है कि लोग जो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है उसको लेकर के सावधानी बरते। अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बेलगाम अफसरशाही से तंग आकर मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे के ऐलान के बाद सियासत गर्म हो गई है। इधर पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी अपना दर्द बयां किया है। मांझी ने मंत्री का समर्थन करते हुए कहा है कि बिहार के अधिकारी मंत्री विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। मांझी ने कहा कि वे मदन सहनी की बातों से सहमत हैं। तो बता दें आपको कि मदन सहनी ने भी मंत्री और विधायकों को लेकर के ये बयान दिया था कि वो अफसरशाही करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते और अब उनकी बातों में हाँ मिला दिया है पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने। पटना में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्रियों ने
पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की है। दरअसल आपको बता दें कि जून महीने के आखिर दिन बुधवार को सरकार के अलग अलग विभागों में बड़ी संख्या में तबादले हुए, जिसको लेकर बीजेपी विधायक ने मंत्रियों पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि बाढ़ से बीजेपी के विधायक के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नीतीश सरकार के मंत्रियों ने खेला है और खूब पैसे बटोरे हैं। जो बतलाया कि हम कहाँ कितना दे के आए हैं, प्लस उस विभाग, कई विभाग के जो पदाधिकारी हैं और लोग हैं उन लोग के द्वारा जानकारी मिली, कुछ और जो रिलेटेड लोग हैं, कुछ मीडिया के द्वारा, सब तरह से सोर्स से जानकारी मिली। इसमें अधिकतर खास करके बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया, ट्रांसफर पहुंचा, डट के लिया पैसा, एकदम चेज कर के लिया, बुला के, जिसका ना पोस्टिंग कर रहा हो रहा है उसको बुला खबर करवा के और ये करवा के सबसे वसूला गया पैसा। बिहार को 3 लाख कोरोना टीके की डोज मिल गई है और गुरुवार को देश भर में टीकाकरण को लेकर महाअभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में बिहार में रात 8 बजे तक जारी आंकड़ों के हिसाब से 1,95,111 लोगों को टीका लगा। जिले में कुछ टीका पहुंचने के बाद टीका केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। वहीं अरवल में एक भी टीका नहीं लगा, हालांकि शुक्रवार से गति तेज होने की उम्मीद है। तो जिस तरीके से टीका अभियान में रुकावट आ गई थी, टीकाकरण में जिस तरीके से पेच फंस गई थी और टीके की कमी की वजह से ये सब हुआ था, लेकिन एक बार फिर से बिहार को टीका उपलब्ध कराया गया है, जिसके बाद से टीकाकरण अभियान तेज हो गया है और अब इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर टीका अभियान जो है वो रुका हुआ है, लेकिन आशंका है कि आज से जो ये अभियान है वो फिर से तुल पकड़ेगा और फिर से ये ट्रैक पर आएगा और टीकाकरण अभियान को रफ्तार जरूर मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस के अवसर पर पटना नगर निगम प्लास्टिक फ्री सिटी अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत शहरवासियों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महापौर सीता साहू और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा शामिल होंगे, जो स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए बैग को लोगों को देकर शुरुआत करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पटना नगर निगम द्वारा कई ऐसे अभियान चलाए जाते हैं और प्लास्टिक बैग को लेकर के साफ तौर पर बैन किया गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर नगर निगम जो है अब एक अभियान शुरू करने जा रहा है और लोगों को कपड़े का बैग देकर नगर निगम ये अभियान चलाएगा। और इस अभियान के तहत जो लोग हैं उनको जो कपड़े का बैग है वो बांटा जाएगा और इसी से इसकी शुरुआत भी की जाएगी। खगड़िया जिले में नाजिर अमित कुमार को पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत क्लर्क का पुलिस ने जब मेडिकल कराया तो शराब पीने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार नाजिर के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। लोगों का कहना है कि नशे की हालत में नाजिर मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चोटें आई हैं। वहीं नाजिर द्वारा बताया गया है कि उसे जबरदस्ती शराब पिलाकर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घुस करके मेरे साथ मारपीट किया और हथियार भी लिए हुआ था, जिसका साइड से मारा हमको यहाँ पर। उसके बाद वो लोग निकल गए रूम से। अच्छा, आप बोले कि शराब भी आप पिए? शराब पिए नहीं, हम शराब मुंह में डाल दिए जबरदस्ती लोग। खगड़िया में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सदर विधायक छत्रपति यादव के साथ दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका। मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष गुड्डू पासवान ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। डीजल पेट्रोल में कीमत वापस लो। समस्तीपुर के
चर्चित प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी हत्याकांड का मामले का खुलासा किया गया। वहीं हत्याकांड में शामिल 4 कुख्यात अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। बता दें आपको कि बीते 28 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी को नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर में शूट आउट किया गया था। कटिहार पुलिस ने चावल व्यवसायी से लूटकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें कि बीते 27 जून को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदमा रेखा के पास बंदूक के बल पर 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। लूटे गए 7,25,000 में से पुलिस ने 1,95,000 नगद के साथ एक देसी कट्टा, 7 मोबाइल, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत हवलागंज से 5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चावल व्यवसायी के स्टाफ से 7,25,000 रुपये की लूट की गई थी। उस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सीसीटीवी फुटेज एवं लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर शामिल 6 अपराध कर्मियों को लाइनर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना के पीरबोहर थाना में डिजिटलाइजेशन की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि अभी 72 थानों को इससे जोड़ा गया है। इससे आपराधिक मामलों में सभी थाने एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जिससे क्राइम पर नजर रखने में काफी मदद मिलेगी। बिहार के सभी थानों में CCTNS के प्रणाली से अब लैस होंगे। CCTV से प्रोजेक्ट हम लोग क्रियान्वयन हो रहा है और हम लोग काफ़ी तेज़ी से उसमें बढ़ रहे हैं। तो उसी का निरीक्षण और उसके लिए आगे का मार्गदर्शन लेने के लिए NCRB की टीम आई थी। डायरेक्टर साहब का भी भ्रमण हुआ था, कुछ देर पहले वो आए थे और फिर उनकी टीम के द्वारा हम लोग काफ़ी नए टूल्स के बारे में जानकारी भी दी गई है और काफ़ी संतोषप्रद रहा है ये दौरा जो है। और हम लोग आगे बिहार में डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हो। बोकारो के थर्मल थाना क्षेत्र में एक रेलवे कर्मी की हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मी की हत्या गला काटकर की गई। वहीं थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने कहा है कि घटना की सूचना पर शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृश्य में यह मामला हत्या का लगता है। आज सुबह में सूचना मिली कि रेलवे के गैंगमैन किंगमैन अनिल कुमार कमार नामक एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक के पास हम लोग गर्दन पर जा रहा था, जब्त किया गया और उसके एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर वहाँ पहुँच गए, 100 को पंचायत में लिए, डॉक्टर से दिखाने पर पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस घटने में हम मार्केट और उनके परिजनों को बुला रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे DTV भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए DTV भारत पर शाम 6 बजे। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी
कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पे संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं जीटीवी भारत। और इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने या यूं कहें किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ भरत शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीटीवी भारत में। हमारे तरफ से जीटीवी भारत के पूरा परिवार के अपना श्रोता बंधु लोग के हम प्रणाम करते नहीं। बिल्कुल। अच्छा, डीटीवी भारत एगो मुहिम चलेले बा सर। मुहिम बा भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ। भोजपुरी में जौन अश्लीलता आ गई बा, भोजपुरी जैसे बदनाम हो रहल बिया, दूसरा जगह पे गईला पे बड़ा माने अजीब विचित्र स्थिति पैदा हो जाला। ओकरा साथ साथ मुहिम हमनी के इहो बा कि एगो सेंसर बोर्ड के गठन होके के चाही। साथ ही साथ मुहिम हमनी के इहो चला रहल बनी जा कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कइल जाओ। रउरा से हम पहले तक कुछ समझल चाहतनी कि आखिर भोजपुरी का हटे, का अभी जवन गाना आ रहल बा जौना के लोगों के पास